आज हम बात करने वाले हैं अपनी पहचान की, अपनी अस्मिता की, अपने गौरव की। हाँ, हम बात करेंगे आज अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की कि भाई हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। और ये वीडियो मैं भाई 2 भागों में बनाऊंगा। आज मेरा पहला भाग है, मतलब वीडियो का पहला भाग है। और 2 भाग में इसलिए बनाऊंगा कि भाई वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, आप लोग छोटा छोटा करके देख सकते हो। मुझे लगता है कि जब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप हो सकता है उसको स्किप मार दो, तो मैं 2 छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा। और यही हमारा क्या है, हमारा पॉलिटी का बेसिक है। और यहीं से मैं अब डेली क्या करूँगा, मतलब अब मैं क्या करूँगा, पॉलिटी का प्रॉपर कोर्स कराऊँगा। तो भाई मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, चैनल को देखते रहिएगा। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मैं अवतार राणा आपका स्वागत करता हूँ हंस वाहिनी क्लासेज में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तिरंगा की। और तिरंगा क्या है भाई, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा है। तो इससे जुड़े सारे फैक्ट हम देखने वाले हैं। तो तिरंगा में जो आपका रंग है, सबसे ऊपर आपका केसरिया है जो आपका त्याग और बलिदान का प्रतीक है। फिर नीचे सफ़ेद है जो आपका सत्य, आपका शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और जो सबसे नीचे जो हरा रंग है ना, वो आपका हमारा हरियाली कह सकते हैं, उर्वरता का प्रतीक है या समृद्धि का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग में नीले रंग से, इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाया, तो सफ़ेद रंग में, हालांकि नीला तो है, ठीक है, तो सफ़ेद रंग में गहरे नीले रंग से 24 तीलियाँ बनी हैं, ठीक है, जो कि अशोक के सारनाथ के स्तंभ से ली गई हैं। और ये जो तीलियाँ हैं ना, ये सजगता का प्रतीक हैं, ठीक है। आगे हम बात करें कि अगर आपको कोई तिरंगा बनाना है, कि भाई दुकानदार तिरंगा बेच रहा है या आपको घर में तिरंगा बनाना है, तो उसका जो एथेंटिक रेशियो है ना, वो कितना होना चाहिए, 3 अगर वो लंबा है तो 2 उसमें क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। मतलब आपको 3:2 में उसकी लंबाई और चौड़ाई रखनी है। और ये सारा पेपर में भैया बहुत एक आध बार पूछा है या अच्छी तरह से पूछा है कि भाई तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, तो 3:2 होगा। सही है। अब हम और आगे बढ़ जाते हैं और इसकी बात करते हैं कि भाई पहली बार राष्ट्रीय ध्वज है ना, ये फहराया कब गया। ठीक है, तो आपका पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज है ये फहराया जाएगा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बाग स्क्वायर में। तो पहली बार जो तिरंगा फहराया जाएगा, जो कि भैया लाल, पीले और हरे रंग का है तो तीन ही रंग, लेकिन वर्तमान कलर से थोड़ा अलग है। तो कलकत्ता के स्क्वायर बाग में फहराया जाएगा। कहाँ पर, पहली बार 1906 में। ठीक, अब जो वर्तमान तिरंगे के जो करीब है या उससे मिलता जुलता है, उसका जो डिज़ाइन है वो 1921 में पिंगली वेंकैया ने बनाया। तो ये तिरंगे के डिजाइनर हैं कौन, पिंगली वेंकैया। लेकिन चक्कर क्या है कि उस समय केवल 2 ही कलर थे। रंग कौन सा था, लाल था, और एक कौन सा था, हरा था। मतलब जो पिंगली वेंकैया ने जो डिजाइन करा है, तो उस तिरंगे का रंग आपका लाल है और कौन सा है, हरा है। और अगर हम और आगे बढ़ जाते हैं तो 1931 की अगर हम बात करें, तो उस समय हमारे पास वर्तमान कलर आ चुके हैं। मतलब केसरिया है, हरा है, सफ़ेद है, ये कलर मतलब आ चुका है। बस एक चीज़ और आगे रही कि जो आपका केंद्र ना चरखा हुआ करता था गांधी का, सेंटर में तीलियाँ ना होके क्या हुआ करता था, चरखा, जो कि बाद में हट जाएगा। और 22 जुलाई 1947 को हमारा जो वर्तमान तिरंगा है वो क्या कर लिया जाएगा, अपना लिया जाएगा। जी हाँ, 22 जुलाई 1947 को। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई वर्तमान तिरंगा, या हम कहें कि तिरंगे को कब अपनाएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो तिरंगा अपनाया जाएगा 22 जुलाई 1947 को। और जब भारत आज़ाद होगा 15 अगस्त को, तो भाई पहली बार ऑथेंटिक रूप से, या हम कहेंगे स्वतंत्र भारत में पहली बार तिरंगा क्या कराया जाएगा, फहराया जाएगा 15 जुलाई 1947 को। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई आपने देखा होगा या बचपन में सुना होगा कि भाई तिरंगा क्या है, कि हर कोई नहीं फहराता था। जैसे मतलब आप नागरिक को कोई अधिकार नहीं था कि भाई वो तिरंगा फहराए, ठीक है। लेकिन वर्तमान में नागरिकों का ये मूल अधिकार है कि वो तिरंगा फहरा सकता है, अपने घर में लगा सकता है, लेकिन भाई सही तरीके से उसको फहराना है। वही जो ऑथेंटिक तरीका है फहराने का, वो फहराए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि भाई अब तिरंगा फहराना हर नागरिक का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19 के 1 के क के सेकंड भाग में, मतलब अनुच्छेद 19 का 1 का क का सेकंड भाग हमें अधिकार देता है कि मैं भी, आप भी अपने घर में क्या लगा लो, तिरंगा लगा लो, ठीक है। और यह अधिकार भाई हमें दिलवाया है नवीन जिंदल जी ने 2004 में। उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाल दिया कि भाई अब हर कोई तिरंगा फहरा सकता है अपने घर में। और इसी बात को लेकर अगर हम आगे की बात बढ़ाएं,
तो इस बार भाई हर घर तिरंगा अभियान चला था, क्यों आपने खूब मनाया हर घर तिरंगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई आज़ादी का ये कौन सा महोत्सव था, अमृत महोत्सव था। हर घर तिरंगा अभियान में आज़ादी का कौन सा महोत्सव मनाया भाई, हमने मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक। और अमृत महोत्सव क्या था कि हमारे आज़ादी के कितने साल हो गए, पूरे आज़ादी के 75 साल हो गए, ठीक है। इसीलिए हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और हर घर में हमने क्या फहराया, तिरंगा फहराया। तो एक सवाल है इसमें कि भाई आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ना, मनाना कब से शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ भाई 12 मार्च 2021 से। मतलब ये भाई हमारे 2021 से ही शुरू हो गया, जब हमारी आज़ादी के 75 साल होने में 75 सप्ताह बाकी थे। और वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई कि भाई 75, फिर 74, ठीक है, ऐसे करके जैसे काउंटडाउन शुरू नहीं होता है कि भाई 4, 3, 2, 1 और सीधे मिसाइल छूट जाती है जीरो में जाके, तो वही उल्टी गिनती शुरू हो गई कि 75, 74, 73, और जब जाके ख़त्म हुआ तो वही हमारा एक्सेल में क्या था, 75वीं वर्षगांठ का दिन था। तो ये भाई आपका आज़ादी का महोत्सव है, अमृत महोत्सव, सही है। चलिए, तो ये हमारे सारे फैक्ट हो गए तिरंगा से। अब हम बात करते हैं किसकी, राष्ट्रीय चिन्ह की, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो भाई आपने कॉइन देखी होगी बचपन से, तो बस मैं एक बार डिजाइन दिखाता हूँ। ये वाला, ये जो बना ना, ये देखिए चमक रहा है, ये है भाई हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक। और इसके नीचे देखो, आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, ये अब देखो, अब तो दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 शेर दिख रहे हैं, सिंघम वाला है, तो सिंघम के भी तो शेर होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आप देखते रहो उसको, चमकेगा नहीं, ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कौन सा, यही है भाई। और ये कहाँ से लिया गया है, ये सारनाथ के आपके अशोक के स्तंभ की जो सिंह की अनुकृति है। इसमें कितने शेर हैं, इसमें 4 शेर हैं, एक दिखता नहीं क्योंकि वो दूसरी तरफ है, फोटो खिंचाने में भाई पीछे रह गया हूँ है। और शेर इसलिए है क्योंकि वो साहस का, बलिदान का, निर्भीकता का, बलिदान तो छोड़ो, साहस का, निर्भीकता का प्रतीक है। और उसके नीचे पट्टी में देखो, ये अब यहाँ पे तो नहीं दिख रही पट्टी, ठीक है, पास से कर दूंगा तो भी नहीं दिखेगी, ठीक है। आप देख लेना अपने घर में, अब थोड़ा थोड़ा दिखा, ठीक है। तो उसको जो निचली पट्टी है ना, इसमें क्या है कि दाएं तरफ आपका कौन है, सांड है, ठीक है, जो कृषि प्रधानता का प्रतीक है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है हमेशा से, ठीक है। और बाएं तरफ घोड़ा का प्रतीक है, जो भाई अदम्य शक्ति का, पावर का है, आज भी तो हॉर्स पावर है भाई, है, तो ये ताकत का प्रतीक है, ठीक। और काय का, परिश्रम का प्रतीक है। और उसके नीचे फलक में, अच्छा, बीच में उन लोगों के धर्मचक्र परिवर्तन लिख है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका सेंटर में, ये इधर हाथ इधर है, यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, ये सेंटर में आपका धर्मचक्र परिवर्तन है, तो वो आपका 24 तीलियों वाला हिसाब किताब हो गया, तो वो है। तो अब हम कह रहे हैं कि सबसे नीचे लिखा है भाई सत्यमेव जयते, तो ये भी पेपर में आता रहता है। तो मैं एक बात और बढ़ा के कहूँगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते भाई मुंडक उपनिषद से आया है, ठीक है। मतलब सत्यमेव जयते कहाँ से आया, मुंडक उपनिषद से। इसमें भी भाई मुंडक उपनिषद से ही आया है हमारे राज्य चिन्ह में। और मुंडक उपनिषद किसका उपनिषद है, वो भाई अथर्ववेद का है। अगर आपसे पूछा जाए कि अथर्ववेद से जो आपका मुंडक उपनिषद लिया, अथर्ववेद का जो मुंडक उपनिषद है उससे क्या लिया गया है, तो वो लिया गया है सत्यमेव जयते। और इसे कब अपनाया गया हमारे संविधान में, तो ये अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन राज चिन्ह को अपना लिया गया, ठीक है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, और वो उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। चलिए 2 चीज़ और देख लेते हैं इसमें, ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में देख लेंगे क्योंकि मच्छर आ रहे हैं बहुत, ठीक है। चलिए, अब ये है भाई, अब ये है, तो अब हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब राष्ट्रगान की, नेशनल एंथम, ठीक। तो हमारा जो राष्ट्रगान है भाई, ठीक, तो क्या है, आप तो सभी पता है, बचपन से हर स्कूल में है गाया है आप लोगों ने, ठीक है। तो राष्ट्रगान क्या है हमारा, तो पता है भाई, राष्ट्रगान हमारा जन गण मन है, ये है। बाकी पूरा आता होगा तो भाई आप गा लीजिएगा, है, ठीक, और आना चाहिए हमें, ठीक है। तो जन गण मन, तो रचयिता पता ही है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर जी, रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, ये मूल रूप से, क्योंकि भाई ये बंगाली हैं, तो मूल रूप से उन्होंने बंगला भाषा में लिखा था, लेकिन हमारे यहाँ जो अपनाया गया है वो उसका हिंदी संस्करण अपनाया गया है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा जो गीत है ये 5 पदों में है, ठीक है। इन 5 पदों को 52 सेकंड में भाई गाना होता है, तो कितने सेकंड में, ऐसा नहीं कि आप गा रहे हो हैं लंबा करके, रैप भी कर रहे हो बीच में ना, इसको आपको 52 सेकंड में गाना है, ठीक है।
और सर्वप्रथम ये गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था 26वां, तो उसमें गाया था। मैंने भाई कांग्रेस के सारे अधिवेशन की वीडियो बना रखी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, डिटेल में सारे अधिवेशन दिए हैं, ठीक है। तो ये 1911 के कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गाया जाएगा, जो कि कौन सा है आपका 26वां है। और अपनाया कब जाएगा? 24 जनवरी 1950 को। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। कई बार पूछ लेते हैं, जब आप बहुत दिन हो जाएंगे ना आपको पढ़ोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई 26 जनवरी को अपनाया था कि भाई 24 जनवरी को अपनाया था। 26 जनवरी को राज्य चिन्ह है और 24 जनवरी को कौन है आपका? राष्ट्रगान है, ठीक है, राष्ट्रगान। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रगीत की। तो हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है भाई? फिर वही बात कि आपने बचपन से गाया है, वंदे मातरम है, ठीक है। तो हमारा जो राष्ट्रगीत है वो कौन सा है? वंदे मातरम है, ठीक है। तो वंदे मातरम है, तो इसके जो राइटर हैं या हम रचयिता कहें तो ये कौन है? तो है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं या हम कहें कि चट्टोपाध्याय जी हैं, और ये भी बंगाली हैं, ठीक है। चलिए, और पहली बार ये कब गाया गया, यहीं से लिख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं मतलब। तो पहली बार लिख तो मैंने ही रखा है, फोटो कॉपी कर लेना सीधे हैं, स्क्रीनशॉट मार लेना। तो ये पहली बार गाया गया है 1896 में। तो वंदे मातरम कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गाया जाएगा 1896 में, ठीक है। और ये 12वां अधिवेशन है कांग्रेस का, वो 26वां है, जो दिख भी रहा है, वो 26वां अधिवेशन है। 1911 है दोनों कलकत्ता ही, ठीक है। वो भी कलकत्ता है, लो थोड़ा नीचे कर दिया, वो भी कलकत्ता है और ये भी कलकत्ता है, वही। लेकिन और देखो सिमिलरिटी क्या है कि कलकत्ता अधिवेशन पहली बार गाया जाएगा 1911 में और 1896 में, और अपनाया दोनों जाएगा भाई 24 जनवरी को। ये भी 24 जनवरी को अपनाया जाएगा और ये भी 24 जनवरी को अपनाया जाएगा, सही है। राष्ट्रगीत भी 24 जनवरी को अपनाया जाएगा। अब एक सवाल और इसमें बनता है, ठीक है, कि भाई वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम भाई आनंद मठ से लिया गया है। और फिर आनंद मठ से एक सवाल आता है कि आनंद मठ किसका उपन्यास है? तो भाई आनंद मठ भैया बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। तो मैं कहूँ कि भाई आनंद मठ लिखा क्यों गया है, या हम किसके ऊपर लिखा गया? तो आनंद मठ सन्यासी विद्रोह की घटना के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। मतलब आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। और सन्यासी विद्रोह क्या था? तो ये पहला विद्रोह है, ये भी सवाल आता है, ठीक है। ये जाके आपका चला गया हिस्ट्री में सवाल, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का सवाल बन गया, ठीक है। लेकिन हमने पॉलिटी से जोड़ना है। तो सन्यासी विद्रोह का जिक्र आपके आनंद मठ में है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का है, और उसी से हमारा वंदे मातरम आया है, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह से भी सवाल आता है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह भाई बंगाल में हुआ था और संभवतः पहला विद्रोह है, ठीक। इसलिए सवाल इससे आता है कि भाई सन्यासी विद्रोह कब हुआ? तो सन्यासी विद्रोह है आपका 1763 में। अब जो हम मेरी अगली वीडियो होने वाली हैं, ठीक है, वो हमारी गंगा राष्ट्रीय नदी के ऊपर है, ठीक है। साथ में हमारा राष्ट्रभाषा है या हम कहें राजभाषा है। तो इनके ऊपर जो अगली वीडियो होगी, इसका जो दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। भाई मैं तो कहूँगा मेहनत लगती है, इसलिए करिए, ठीक है, और उससे मुझको प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।